गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, ये मेरी +1 फिजिक्स की 38th क्लास है। इन सभी क्लासेस में मैं आपके साथ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल के टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैंने पीछे एक नया टॉपिक शुरू किया था, लॉज ऑफ मोशन। उसको भी लास्ट लेक्चर में मैंने फिनिश कर दिया है। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आज जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो इसी चैप्टर का पार्ट है, दैट इज फ्रिक्शन। जो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ मैंने आपको अपने मॉड्यूल दिए हुए हैं, लेकिन 2-4 बार मैं बतला चुका हूं आपको कि मॉड्यूल को कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन फिर अभी भी कुछ बच्चे मॉड्यूल अटेम्प्ट करने में गलतियां कर रहे हैं। मीन्स क्वेश्चंस में गलतियां करना वो एक अलग से बात है, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन मॉड्यूल को अटेम्प्ट गलत ढंग से कर रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल जैसे मैंने बतलाया उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। जब मैं एक बार फिर और आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मॉड्यूल में है क्या। इन मॉड्यूल्स में आपके पास सब्जेक्ट की थ्योरी, कोई भी जो टॉपिक है XYZ, उसकी कंप्लीट थ्योरी दी हुई है। हर टॉपिक के साथ सॉल्व एग्जांपल दी हुई हैं। फिर उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की एक एक्सरसाइज लगी हुई है। आफ्टर दैट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट लगी हुई है। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक असाइनमेंट है जिसमें लेवल 1, लेवल 2 है। और लास्ट में एक जो पिछले 20 इयर्स में नीट, AIPMT, CBSE PMT में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो आपने मॉड्यूल करने हैं डिफरेंट स्टेप्स में करनी है। फर्स्ट स्टेप, जैसे जब भी हमारा कोई टॉपिक खत्म होता है, पहले आपने उस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है उस मॉड्यूल में से। उसमें कोई भी आपके पास जो मैथमेटिकल चीजें हैं, कोई डेरिवेशन हैं, उनको एक बार अपने हाथ से कर देखना है। फिर सेकंड स्टेप में उस टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको आपने लर्न करना है। और मैंने कहा था कि लर्निंग इज नॉट बैड, क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। उनको अच्छी तरह क्रैम करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि उसी टॉपिक के जो आपके पास सॉल्व एग्जांपल्स लगी हुई हैं, उन एग्जांपल्स को आपने एक बार करके देखना है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने जो न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज लगी हुई है वो वाली अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक और जो लेवल 1 और लेवल 2 जिसमें है उनकी असाइनमेंट करनी है। तो इन स्टेप्स में आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया, पीछे से उसका आंसर देख लिया, फिर एक कर लिया, आंसर देख लिया। नो, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो, कम से कम जो असाइनमेंट है 50% असाइनमेंट कर फिर आपने जो उसके आंसर्स लिखे हैं उनके आंसर्स को अपने करेक्ट आंसर्स के साथ मैच करवाने हैं। जो गलत हैं, जो क्वेश्चन गलत हैं, उन क्वेश्चंस को आपने उस पेपर के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर आपने मेंशन कर देना है कि ये मेरे क्वेश्चंस गलत हैं। फिर आपने रिमेनिंग को खत्म करना है। और आफ्टर दैट जब आपके पास सारी असाइनमेंट खत्म हो जाती है तो जितने भी आपके गलत क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर ट्राई करना है। और आफ्टर दैट जो आपके पास क्वेश्चन बचते हैं वो मेरे को आपने व्हाट्सएप या ईमेल करना है। सो ये आपके पास वे है मॉड्यूल करने का।
सो बच्चों इसको थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। तो जिस तरह से मैंने आपको जिस स्टेप में बताए हैं तो उस स्टेप्स के साथ आप इन मॉड्यूल्स को अटेम्प्ट कीजिए। सो बच्चों व्हाट इज दिस फ्रिक्शन? क्या है ये फ्रिक्शन? आपने देखा होगा कि आपने कोई बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रोल करवा दिया, या आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल पे पैडल मारना बंद कर दिया, या आपके पास 4 व्हीलर है, आपने अपना एक्सेलेरेटर बंद कर दिया, तो उस केस में क्या हो रहा है? इन ऑल दीज केसेस व्हाट हैपेंस? ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। आपने जैसे ही एक्सेलेरेटिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जिसके साथ बॉडी मूव कर रही है अप्लाई बंद कर दी, तो बॉडी क्या होगी? इट कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट शुड नॉट कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? ए बॉडी always remain in state of rest or in motion until or unless any external force is acting. तो मीन्स अगर बॉडी अपने आप रेस्ट के ऊपर आ रही है तो इट मीन्स दैट कोई ना कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, और वो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट भी इस तरह कर रही है कि जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रही है, और वही फोर्स क्या है? दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, जिसके कारण बॉडी क्या है? रेस्ट के ऊपर आ रही है। तो क्या है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव or tries to move over the surface of another body। मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है तभी ये एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। जब कभी भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर एक्चुअली मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट के ऊपर है ना, वो कोशिश कर रही मूव करने की, उस समय हम कहते हैं नो फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर आपके पास ये कोई एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास कितना है? m है। इस समय देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड रफ सरफेस। अगर हम इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, अब ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी मूव नहीं करेगी, दिस बॉडी विल नॉट मूव, जस्ट क्योंकि फोर्स लग रही है, दिस फोर्स ट्राइज टू मूव दिस बॉडी ऑन दिस सरफेस। सो अब जैसे ही इसके ऊपर फोर्स एक्ट की, कितनी? 10 न्यूटन, इस बॉडी और सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। सो दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। अगर सपोज करो इस 10 न्यूटन फोर्स के साथ ये बॉडी मूव करने लग जाती है, तो उस समय और बॉडी मूव कर रही है, उस समय भी क्या है? अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं एक्ट कर रही तब हम कहेंगे देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव, इन दैट केस एन अपोजिंग फोर्स इज डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है कि इंटरनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होती है। इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड्स के बीच में या गैसेस के बीच में लेते हैं, जिसे हम विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। वो क्या है? दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द
ऑफ द लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो आपके पास अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगी, ये अपोजिंग फोर्स हमेशा फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो दिस अपोजिंग फोर्स जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इट एक्ट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स है? एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स है। सॉलिड्स के सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन? दो थ्योरी इसके लिए डेवलप की हैं, एक ओल्ड थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी में क्या कहा गया है? कोई भी दो सरफेस, एनी टू सरफेस, आपको देखने में तो जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, देखने में ये भी बड़ा स्मूथ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्मूथ हो, कोई इसमें इरेगुलरिटीज ना हो, तो मैं अपने इस मार्कर से इस बोर्ड के ऊपर लिख नहीं सकता। तो मीन्स कोई भी आपके पास दो सरफेसेस हैं, चाहे आपको देखने में बहुत ही स्मूथ दिखाई दे रहे हो, उसके बावजूद भी उन सरफेसेस में क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती है। देयर आर इरेगुलरिटीज बिटवीन दोज टू सरफेसेस। सो व्हेन दोज टू सरफेसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर आपके पास एक ये सरफेस है, इसकी इरेगुलरिटीज ये हैं, और ये दूसरा सरफेस जिसके ऊपर पड़ी हो उसकी ये इरेगुलरिटीज हैं। When the two surfaces comes in contact with each other, their irregularities are interlocked. वो एक दूसरे के बीच में क्या आती हैं? वे क्या आती हैं? इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। तो उस केस में क्या है? जस्ट टू ब्रेक दिस इंटरलॉकिंग we have to apply some additional force, और अगेंस्ट दिस इंटरलॉकिंग जो आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन हमने इसके ऊपर रिलाई नहीं किया, कारण अगर आपके पास दो एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेस हो, ग्लासेस कह लीजिए आप, तो अकॉर्डिंग टू दिस उनमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे, दो लुकिंग मिरर ले लीजिए, दोनों लुकिंग मिरर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, फिर उनको आप सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स जस्ट टू सेपरेट देम। A reason being, according to this view, तो क्या है? अगर आपके पास दो लुकिंग मिरर्स हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होनी नहीं चाहिए, बट उनके बीच में तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली क्या, जितने ज्यादा सरफेसेस स्मूथ होते जाते हैं, एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज कर जाती है। अब यहां देखिए, यहां से एक और बड़ा है कि जितना ज्यादा ये इरेगुलरिटीज का एरिया ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। बट इट इज फाउंड दैट this frictional force is independent of the two areas of the two surfaces which are in contact with each other. So we are not relying on this old view, we are relying on modern view. What is that modern view? कहते हैं when the two surfaces comes in contact with each other, इनके molecules के बीच में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। और पर्जुनेट एरिया इंटरमॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। फ्रॉम दैट वी आर सेइंग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। एंड जितने ज्यादा आपके पास सरफेसेस स्मूथ होंगे उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होंगी। तो दोनों चीजें जो ओल्ड व्यू से हमें गलत लग रही थी, वो दोनों चीजें यहां पे क्या हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स independent of the area of the two surfaces in contact with each other, extremely स्मूथ सरफेसेस आ जाएंगे तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो फाइनली वी आर सेइंग कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। देखिए, जब तक हम सपोज कर लो अब ये जो मास है मैं इस रफ सरफेस के ऊपर कब तक मूव नहीं कर सकता, जब तक ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगी तब तक ये मास इस रफ सरफेस के ऊपर मूव नहीं करेगा। सपोज कर लो कि हमारे पास इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज ऑफ 30 न्यूटन। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है, 30 न्यूटन है। अब क्या है, जब हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो दिस मास इज नॉट मूविंग ऑन दिस over the surface, and it is very very important thing कि इस समय यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, बट in that case we are not saying कि फ्रिक्शनल फोर्स इज here 30 न्यूटन। इस केस में जब आपके पास बॉडी मूव नहीं कर रही, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस समय हम क्या कहते हैं, इन दोनों की बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है। हमने एक्सटर्नल फोर्स कितनी अप्लाई की है, 10 न्यूटन। हियर द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस विल बी 10 न्यूटन। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी जब तक ये मास इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने इसके बाद 15 न्यूटन कर दी तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या कह देंगे, दैट बिकम्स 15 न्यूटन। 20 न्यूटन कर दी, विल से इट बिकम्स 20 न्यूटन। 25 कर दी, विल से 25 न्यूटन। बट व्हेन विल मेक इट 30 न्यूटन, तो दिस बॉडी विल जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर दिस सरफेस। और उस समय जो 30 न्यूटन फोर्स है, that is called, जो 30 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, that is called limiting value of static friction. What it is called? Limiting value of static friction. तो इसलिए ये जो static friction है, this is also known as self adjusting friction. इस static friction को हम क्या कहते हैं, self adjusting friction कहते हैं। मतलब अगर हम if we plot the graph between, this is frictional force and here this is the applied force, अगर इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, we are getting this straight line, inclined straight line आ जाएगी। और ये inclined straight line क्या इंप्लाई करती है कि जैसे जैसे आपके पास अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज कर रही है। मतलब यहां से O से लेकर A तक आपके पास जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये आपके पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओ से लेकर ए तक पॉइंट ए के ऊपर जाकर दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम, और जब ये जाके मैक्सिमम हो जाएगी इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, व्हाट इट इज कॉल्ड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल कर देंगे। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब आपके पास क्या होगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन से भी ज्यादा हो जाएगी, उस समय दिस बॉडी स्टार्ट मूविंग ओवर दिस सरफेस, और जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी, मूव करेगी, उस समय भी क्या है, ये नहीं फ्रिक्शनल फोर्सेस खत्म हो जाएगी, तब वहां पे थोड़ी सी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद एक ग्राफ में ऐसे स्लंप आएगा और we are getting a I'm sorry here, this is frictional force, this is applied force. तो मीन्स जब आपके पास अप्लाइड फोर्स और भी इंक्रीज करेंगे, जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी, उस समय एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट वैल्यू होगी, कम होगी किससे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसकी वैल्यू क्या है, लेसर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। और थ्रू आउट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर उसके बाद ये बॉडी ऐसे स्लाइड करने की बजाय रोल करनी शुरू कर दे, तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और वो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से भी क्या होगी, कम होगी। वो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी आपके पास, काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगी। क्लियर। नाउ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास यहां पे जो नॉर्मल एक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नॉर्मल एक्शन के ऊपर डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द टू सरफेसेस। एरिया की क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक्ट किधर कर रही है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और किस तरह किधर एक्ट कर रही है, टेंशनली टू बोथ द सरफेसेस एक्ट कर रही है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इन दोनों सरफेसेस की जो नॉर्मल एक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर है। और हियर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ सिंपल म्यू लिखो तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ this constant of proportionality is known as coefficient of limiting value of static friction। क्या कहते हैं इसे, coefficient of limiting value of static friction। clear। now अगर जब ये बॉडी मूव कर रही है तो उस समय इस म्यू को क्या कह देंगे, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब ये बॉडी रोल करेगी, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन।
उस केस में इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कॉल करते हैं। म्यू की जो वैल्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू इज हियर ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे कम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सबसे कम क्या है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन है। रिमेंबर हियर देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज दिस? आपके पास ये जो एंगल है, दिस एंगल, this angle is known as angle of friction. What it is called? Angle of friction. Means this is the angle between the normal action and resultant of frictional force and normal action. ये रिजल्टेंट फोर्स है किसकी? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल एक्शन की। उस केस के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम इस एंगल से देखें तो ये tan थीटा जो आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू एफ बाय आर आ जाएगा। मींस दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। क्लियर? Or you can say tangent of the angle of friction is equal to the coefficient of limiting value of static friction. अब देखिए मैंने क्या कहा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आर इज इक्वल टू, आर किसके बराबर है? mg के बराबर है। दैट इज आर इज इक्वल टू mg। इन दिस केस आर इज इक्वल टू mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगी? म्यू mg आ जाएगी। अगर सपोज कर लो आपके पास ये अप्लाइड जो फोर्स है, ये इस केस में ये अप्लाइड फोर्स थी, अगर अप्लाइड फोर्स इस तरह की बजाय ऐसे एक्ट कर रही है, लाइक दिस, इन दिस वे इट इज एक्टिंग, इसे क्या कहेंगे? पुलिंग फोर्स, पुल करती हुई जा रही है। और इस केस में आपके पास ये एंगल जो फोर्स एक्ट कर रही है, जिसे हम पुलिंग फोर्स कह रहे हैं, कितने एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है? थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। और हियर दिस पुलिंग फोर्स इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, FPL cos थीटा एंड दिस इज FPL sin थीटा। अब आपके पास मैंने आपको क्या, नॉर्मल एक्शन क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल एक्शन? कि जो आपके पास नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही हो। जैसे अगर फोर्स इधर एक्ट कर रही थी तो आपके पास नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किधर एक्ट कर रही थी? नीचे की तरफ। कितनी? आर। तो आर की वैल्यू क्या थी? mg। हियर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो आपके पास इस केस में नॉर्मल एक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्शन हियर? mg प्लस FPL sin थीटा। Here R will be equal to mg plus FPL cos theta. Sorry, mg माइनस, क्योंकि mg के अपोजिट डायरेक्शन में PL एक्ट करें, mg माइनस FPL sin थीटा। क्लियर? तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? म्यू इंटू mg माइनस FPL sin थीटा होगी। अगर इस बॉडी को जस्ट आपने पुल कराना है इस बॉडी के ऊपर, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? FPL cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। और इसे आप सॉल्व करोगे, यहां से आप क्या कह सकोगे कि जो FPL है वो क्या आएगा? म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा देगा। सो दिस इज द force required
जस्ट टू पुल द बॉडी ऑन ए रफ सरफेस। किसी बॉडी को रफ सरफेस के ऊपर जस्ट आपने पुल कराना है, उसके लिए इतनी फोर्स आपको चाहिए। अगर आपने इसको पुश कराना है, मींस यही फोर्स ऐसे की बजाय, पुश का मतलब अगर इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड पुशिंग फोर्स। ये क्या कहलाएगी? दिस इज पुशिंग फोर्स। और ये भी एंगल थीटा के ऊपर एक्ट कर रही है ऐसे। इन दिस केस दिस इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, एफ पी एस, दिस इज कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? एफ पी एस साइन थीटा। एफ पी एस मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू पुश द बॉडी। अब बॉडी इस तरफ पुश हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उधर हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब आपके पास नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्मल एक्शन विल बी हियर mg प्लस एफ पी एस साइन थीटा हो जाएगी। mg प्लस एफ पी एस साइन थीटा हो जाएगी। दिस विल बी दिस। अगर जस्ट आपने पुश करना है, जस्ट विदाउट एक्सेलेटिंग इट, तो आपके पास यहां से पुशिंग फोर्स क्या आ जाएगी? एफ पी एस क्या आ जाएगी? म्यू एम जी cos theta divided by mu sin theta. This is the force required just to pull the body. पुलिंग में क्या था? म्यू एम जी डिवाइड बाय cos theta प्लस म्यू sin theta था। तो यहां से आपको बड़ा क्लियर है कौन सी फोर्स ज्यादा थी। पुल करना, पुल में नीचे प्लस था, पुश में डिनोमिनेटर में माइनस है। तो पुश में डिनोमिनेटर ज्यादा था, तो इसलिए एफ पी एस पी एल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ पी एल डिवाइडेड बाय एफ पी एस क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा क्या होगा? लेसर देन इज कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड दैट इंप्लाइज दैट एफ पी एल इज लेसर देन एफ पी एस। एज कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दैट इंप्लाइज दैट एफ पी एल इज लेस देन एफ पी एस। तो क्या होता है? It is easier to pull than push a body on a rough surface. कोई बॉडी रफ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, उसको पुल करना इजी होगा as compared to push it. Clear? Now, here is a one term that is called angle of repose. What is this? एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपके पास कोई रफ इंक्लाइन सरफेस है एंड उस रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर सपोज दिस इज ए रफ इंक्लाइन सरफेस, इस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल कितना है? सपोज थीटा है। यहां पे एक मैंने बॉडी रख दी जिसका मास m है। नाउ दिस बॉडी इज नॉट मूविंग ऑन दिस रफ इंक्लाइन सरफेस। मैंने इसका एक एंगल इंक्रीज कर दिया, इस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल क्या कर दिया? मैंने इंक्रीज कर दिया। कितना बना दिया? अल्फा। और अल्फा क्या है? ग्रेटर देन थीटा है। जैसे ही मैंने इस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल इंक्रीज किया, एंगल इंक्रीज करने से व्हाट हैपेंस? ये मास m जस्ट इस रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। नॉट विल एक्सेलेरेट, इट विल नॉट एक्सेलेरेट, इट विल जस्ट मूव, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। सो एंगल ऑफ रफ इंक्लाइन सरफेस वेयर दिस मास जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन दिस rough inclined surface, that angle
is called angle of repose. इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ repose. Now in this case, this mg is having two components. This is alpha, this is mg cos alpha, and here this is having mg sin alpha. अब ये mg sin alpha वो फोर्स है जिसके साथ इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. तो आपको अभी पीछे मैंने क्या बताया है? जिस फोर्स के साथ बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, व्हाट इज दैट? दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये mg sin अल्फा क्या होगी आपके पास? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. और ये mg cos अल्फा क्या है? दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन. तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या है? mg sin अल्फा के इक्वल है. और नॉर्मल एक्शन क्या है? दिस इज इक्वल टू mg cos अल्फा है f by r. क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू tan अल्फा. f by r क्या है? म्यू है. म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. तो यू कैन सी टेनेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज. टेनेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है. टेनेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था. टेनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. देयरफॉर टेनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द टेनेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जब इस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल लेसर देन एंगल ऑफ रिपोज है, तब तो ये बॉडी स्लाइड ही नहीं कर रही. जब इसका एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज है, तब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे फॉल करेगी. इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. और जैसे ही इस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल हम ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज कर देंगे, तो ये बॉडी इस रफ सरफेस से नीचे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी. मींस इफ हियर सपोज एंगल ऑफ दिस रफ इंक्लाइन प्लेन इज बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. बीटा क्या है? ग्रेटर देन अल्फा है. तो उस केस में क्या होगा? mg sin अल्फा क्या होगा? ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा. तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? mg sin बीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास. और क्या आ जाएगी? mg माइनस म्यू r इज हियर mg cos बीटा होल डिवाइड बाय. तो एक्सेलरेशन क्या होगी? g इंटू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइनस g cos बीटा माइनस म्यू cos बीटा. Acceleration of a body on a rough inclined plane whose angle is greater than angle of repose will be g into sin beta minus mu cos beta. अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो म्यू क्या होनी थी? 0 होनी थी. तब एक्सेलरेशन क्या होनी थी? g sin बीटा. वो बार बार लेते हैं हम कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जब कोई बॉडी जस्ट फ्रीली फॉल करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? g sin थीटा होती है. This is the acceleration on a rough inclined plane when its angle is greater than angle of repose g. अगर ये बॉडी इस रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर की तरफ जा रही हो, तब इसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? g इंटू साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा आ जाएगी.
क्लियर? सो याद रखना ऐसे। सो बच्चों, आपको मैंने बोला है कि पुराने वाला लेक्चर खूब अच्छी तरह पढ़कर आया करो। कल इसको आपने अच्छी तरह पूरी तरह से रिवाइज करके आना है, तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। सो बच्चों, एज यू नो, माय ऑल दीज क्लासेस आर dedicated to this nation and corona warriors of this nation and PM care fund. So बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और क्या करना है? कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। सो बच्चों, इसके लिए हम एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।